हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और पहली यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे। पहली यूनिट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था साइमन कमीशन के बारे में, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ, कब हुआ और उसका विरोध कैसे हुआ, किन किन पार्टियों ने समर्थन किया, किन किन पार्टियों ने विरोध किया और उसकी सिफारिशें क्या थीं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो वहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आई होप आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको आप कर लेंगे। उसी के आगे अब देखिए, उसी से कनेक्ट है ये अगला टॉपिक आज का जो हमारा है, नेहरू प्रस्ताव। तो नेहरू प्रस्ताव हम लोग को पढ़ना है। ये मोतीलाल नेहरू ने अपना एक प्रस्ताव दिया था संवैधानिक सुधारों को लेकर के, तो उसी को पढ़ना है। अब वास्तव में संवैधानिक सुधार में प्रस्ताव क्यों आया, नेहरू ने प्रस्ताव क्यों दिया, तो इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी धर्म ने साइमन कमीशन का विरोध किया। सभी धर्म के लोगों ने, जितने भी भारतीय थे सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे, उसमें भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्कनहेड, उनको गुस्सा आ गया थोड़ा सा कि आप लोग तो कुछ बना नहीं सकते और हम लोग जो सुधार करते हैं उसका आप विरोध करते हैं। लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि अगर आप हमारा विरोध करते हैं, हमारे कानूनों का विरोध करते हैं, हमारे आयोग का विरोध करते हैं, हम जो सुधार करना चाहते हैं उसका विरोध करते हैं, तो आप ही कुछ बना के दीजिए। आप कोई ऐसा कानून, ऐसा संविधान बनाइए जो सभी धर्म के लोगों को मान्य हो, उसको हम लोग उस पर विचार करेंगे। ये लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप कोई एक ऐसा संविधान बना के हमारे सामने लाइए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी आपके धर्म में, आपके देश में जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी को एक्सेप्ट हो, मतलब सभी, कोई भी उसका विरोध ना करे। ऐसा संविधान आप हमको बना के दीजिए, फिर हम लोग विचार करेंगे। मोतीलाल नेहरू ने इस ऑफ़र को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है, हम विचार करेंगे इस पर और बनाएंगे एक संविधान बना के आपको देंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने देश का दौरा करना शुरू कर दिया और जो है कि जितने भी पार्टियां थीं, चाहे मुस्लिम लीग हो या जितनी भी अन्य पार्टियां थीं, कांग्रेस हो, छोटी बड़ी जितनी भी धार्मिक पार्टियां थीं या जितनी भी अन्य पार्टियां थीं, सबसे विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव तैयार किया मोतीलाल नेहरू ने। तो उसी को हम लोग कहते हैं नेहरू प्रस्ताव। तो अब हम लोग डिटेल में उसको पढ़ने चलते हैं। इतना मैंने आपको बेसिक बता दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। आपको समझ में आ गया होगा नेहरू प्रस्ताव क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के समझाता हूँ। नेहरू प्रस्ताव याद रखिएगा, ये जो नेहरू आया है ये जवाहरलाल नेहरू के लिए नहीं आया है, ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के लिए आया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट का मतलब है नेहरू प्रस्ताव या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव। अब देखिए, जिस समय पूरा देश साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहा था, विरोध कर रहा था, उसी समय भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड ने स्वराजवादियों को चुनौती देते हुए कहा था कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करें जिसमें ऐसी व्यवस्थाएं हों कि भारत की जनता आमतौर पर उससे सहमत व्यक्त करे। मतलब भारत सचिव या आप भारत मंत्री कह सकते हैं, लॉर्ड बर्कनहेड थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि आप कुछ तो बना सकते नहीं, आप कोई संविधान बना सकते नहीं एक मत होकर, सर्वसम्मति से कोई संविधान बना सकते नहीं, और हम लोग जो लाते हैं उसका विरोध करते हैं। तो उन्होंने चुनौती दिया कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो आपके देश के सभी लोगों को एक्सेप्ट हो, स्वीकार हो। निश्चय ही इस व्यंग्यात्मक चुनौती के पीछे यह कारण काम कर रहा था कि भारतीयों के वर्गीय, दलीय, जातिगत स्वार्थ कभी एक सर्वमान्य संविधान के लिए तैयार नहीं होंगे। अब इसका मतलब यह है कि लॉर्ड बर्कनहेड ने ऐसा क्यों चुनौती दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये भारत है, यहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं। उसको पता था कि कोई ऐसा संविधान ये लोग बना ही नहीं पाएंगे एक होकर, इसलिए उसने चुनौती दिया। लेकिन फिर भी भारतीयों ने इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम बनाएंगे एक संविधान। भारत सचिव ने भारत के नब्ज को ठीक से पकड़ा था। बाद की घटनाओं ने साबित भी कर दिया। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चूँकि सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए उसने दिल्ली में
फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, सभी दल के लोगों को बुलाया, सभी दल के जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनको बुलाया गया कि आइए आप लोगों से विचार करके एक संविधान तैयार करना। अनेक बैठकें हुई। इन बैठकों में निश्चित किया गया कि श्री मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी जो 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार कर सके। मतलब जब सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया तो उसमें ये निश्चित किया गया कि पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी मतलब समिति, आयोग आप कह सकते हैं, बनाया जाएगा। उसमें 8 अन्य सदस्य होंगे, यानी टोटल 9 सदस्य होंगे, मोतीलाल नेहरू और प्लस 8 अन्य। तो ये सदस्य संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे, उसका ढांचा तैयार करेंगे, उसमें कौन कौन से तत्व हैं उसका सबका पूरा उसको जोड़ेंगे। तो 29 राजनीतिक पार्टियों ने या संगठनों ने, आप कह सकते हैं, इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया कमेटी ने, जिसके सदस्यों में अब देखिए 8 सदस्य कौन कौन थे उनको देख लीजिए। अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, श्री MS अणे, सरदार मंगरू सिंह, शोएब कुरैशी, GGR प्रधान, ये सब सदस्य शामिल थे। शीघ्र ही इन्होंने अपना काम पूरा किया और अपना प्रतिवेदन अगस्त 1928 में पेश कर दिया। यह प्रारूप नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनको कहा गया था कि आप जो है कि 1 जुलाई 1928 के पहले तैयार कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। इन्होंने अगस्त में जो है संविधान बना के दे दिया। यानी ये जो 9 सदस्यों की कमेटी थी जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इस कमेटी ने एक संविधान बनाया, एक प्रारूप तैयार किया और अगस्त में उसको प्रस्तुत कर दिया। अब देखते हैं उस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या चीज़ें थीं, ये पूछा जाता है अक्सर। तो नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव क्या थे? पहला सुझाव ये था कि भारत को औपनिवेशिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेश के समान होना चाहिए। औपनिवेशिक स्वरूप का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। भारतीयों ने मांग किया अंग्रेजों से कि हमको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम आंतरिक मामलों में अपना निर्णय खुद लें। भारतीयों ने अंग्रेजों से मांग की कि हमें आंतरिक मामलों में अपना निर्णय लेने की शक्ति दें, अधिकार दें, बाकी विदेशी मामले आप देखिए। तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग। दूसरा है केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर और संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये भी कहा गया कि भाई केंद्र में उत्तरदायी शासन की या सरकार की स्थापना होनी चाहिए और जो गवर्नर जनरल है उसका कार्य संवैधानिक प्रधान के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन वही ले। जैसे आज राष्ट्रपति हमारे यहाँ संवैधानिक प्रधान हैं, वो बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं लेते हैं, उनको बस प्रधान बना दिया गया है, शक्तियाँ उनके हाथों में नहीं है। तो भारतीयों ने कहा कि ऐसे गवर्नर जनरल को भी संवैधानिक प्रधान बनाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए। ये भी मांग की भारतीयों ने। अगली बात क्या थी प्रस्ताव में? कहा गया केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय हो और उसके मंत्रिमंडल उसके प्रति उत्तरदायी हो। निम्न सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से तथा उच्च सदन का परोक्ष रीति से हो। अब ये समझ लीजिए, जैसे आज हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे उस समय भी भारतीयों ने मांग की कि जो केंद्रीय विधायिका है, व्यवस्थापिका है, वो द्विसदनीय हो, यानी 2 सदन हो और एक का चुनाव जो हो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन द्वारा हो, यानी कि वयस्क मताधिकार द्वारा हो, और दूसरे का अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि आज होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही उसमें भारतीयों ने मांग की थी। फिर क्या? प्रांतों में भी केंद्र की भांति उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, यानी केंद्र में जैसे उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई थी, वैसे ही मांग यह भी की गई कि प्रांतों में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति वितरण की एक योजना प्रस्तुत की गई जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहें। तो ये भी चीज़ें आज हमारे देश में लागू हैं। आप देखिए कि कुछ शक्तियाँ, कुछ विषय राज्यों को दिए गए हैं, उस पर कानून राज्य बनाता है। कुछ शक्तियाँ, कुछ विषय केंद्र के पास हैं, केंद्र कानून बनाता है, और कुछ दोनों के पास है, यानी समवर्ती सूची में है, और जो बची कुछ शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। तो ऐसा भारतीयों ने 1928 के प्रस्ताव में मांग किया था।
तो आप कह सकते हैं जो आज हमारे यहाँ ये जो शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो कहीं ना कहीं 1928 के प्रस्ताव से ही लिया गया है। फिर है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्राप्त होना चाहिए, ये भी कहा गया। फिर कहा गया सिंध को बम्बई से अलग कर उसको एक पृथक प्रांत बनाया जाए। इसी रिपोर्ट में, यहाँ सी रिपोर्ट नहीं होगा, इसी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और उन्हें संविधान में स्थान देने की सिफारिश भी की गई थी। फिर अगला है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देशी राज्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी जो देशी रियासतें हैं या देशी राज्य हैं उनके भी अधिकार और उनके भी विशेषाधिकारों की रक्षा की जाए। यह भी चेतावनी दी गई थी कि भारतीय संघ में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाए जब उनके राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो जाए। तो ये सारे प्रावधान थे जो मोतीलाल नेहरू और उनके सदस्यों ने नेहरू प्रस्ताव में शामिल किया था और ये अंग्रेज़ों को सौंपा जाना था। अब अंग्रेज़ इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, है तो अंग्रेज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने ये सारे प्रस्ताव अपने सदस्यों के साथ तैयार किए थे। अब मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में लखनऊ और दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में भारतीय नेताओं का विरोध उभर कर सामने आया। सम्मेलन में मोहम्मद अली ने रिपोर्ट की आलोचना की। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, एक ऐसा संविधान तैयार करो जो सभी धर्म के लोग स्वीकार करें, लेकिन अब यहाँ तो नेहरू ने विरोध कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध कर दिया इस रिपोर्ट का। जिन्ना ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की तो आगा खान ने देश के हर प्रांत को स्वाधीनता दिए जाने की मांग की। मुसलमानों के अड़ंगा लगाने पर हिंदू संप्रदायवादी भी अकड़ गए। सिखों ने पंजाब में विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की। जिन्ना ने बाद में अपनी 14 सूत्रीय मांगें रखी। इसके विपरीत राष्ट्रवादी मुसलमानों का दल, जिसमें डॉक्टर अंसारी थे, अली इमाम थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में थे। स्वयं कांग्रेस में भी इस रिपोर्ट पर मतभेद था। जैसे जवाहरलाल नेहरू स्वयं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने कह दिया था पहले ही कि कोई एक ऐसा संविधान तैयार करना जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें, सभी धर्म के लोग। लेकिन सभी धर्म तो छोड़ो, खुद कांग्रेस के जो लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। सुभाष चंद्र कह रहे थे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसका विरोध किया गया और अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या अली इमाम ने, इन सभी ने तो विरोध किया ही। तो इस कारण ये जो प्रस्ताव था सफल नहीं हो पाया। अंग्रेज़ों के सामने रखा गया तो अंग्रेज़ों ने देखा कि इसका विरोध हो रहा तो इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन फिर भी इसका महत्व है, इसके प्रावधान पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो याद रखना। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।